दोस्तों नमस्ते, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो देखिएगा, हम लोगों ने लेसन नंबर 3 को स्टार्ट किया है, जिसमें हमारा जो पार्ट 1 है ना ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, यानी कि लेक्चर नंबर 1, जिसमें हमने किसके बारे में पढ़ा था। तो वहां पर हमने ये आर्द्रता के बारे में पढ़ा था, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने संघनन की भी चर्चा कर ली थी कि संघनन या फिर द्रवण क्या होता है, ये हमने समझ लिया था। अभी आज के इस वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं, मेघों के बारे में जानेंगे। जो मेघ है ना, वो किस प्रकार से फॉर्म होते हैं और उनके जो अलग अलग प्रकार हैं उन्हें भी हम यहाँ पर समझने वाले हैं। तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं। तो देखिएगा, यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को बताना चाहूँ तो आपको याद होगा, हमने ये कंडेंसेशन यानी कि संघनन के बारे में समझा था, ठीक है। जैसे ग्लास के अंदर अगर मैंने ठंडा पानी डाला तो इसके चारों तरफ ना पानी की जो बूंदे हैं वो यहाँ पर जमा हो जाएंगी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो वाष्प था, ठीक है, वो द्रवण में चेंज हो जा रहा है, द्रवण में, ठीक है, यानी कि वो पानी बन जा रहा है, बराबर। तो इसी प्रकार से जो मेघ है ना, इसी प्रकार से जो बादल है वो भी बनते हैं, ठीक है। जैसे बादलों में पानी कहाँ से आता है, तो भाप बन करके ऊपर जाता है, ठीक है। भाप बन करके ऊपर जाता जाएगा, ऊपर जाता जाएगा, और ठंडी मिलने के कारण वो कंडेंसेशन यानी कि उनका द्रवण के रूप में रूपांतरण हो जाता है। और इस प्रकार से क्या होता है, हमारे पृथ्वी पर बारिश वगैरह होती है या फिर ओस गिरती है, ठीक है। ओस तो ऐसे ही गिरता है, ये सारी चीजें। अब जो मेघों के अलग अलग प्रकार है ना, वहां पे हम मेघों के जो अलग अलग प्रकार है इनको हम जरा समझ लेते हैं। तो देखिएगा, आप लोगों को अगर मैं बताऊं प्यारे दोस्तों, तो मेघों के कौन कौन से प्रकार है यहाँ पे आप समझोगे ना, तो कुल 10 प्रकार के, अगर अंतरराष्ट्रीय वर्गीकरण के अनुसार पूरा इंटरनेशनली अगर आप इसको वर्गीकृत करना चाहोगे तो आपको समझ आएगा कि टोटल 10 प्रकार के मेघ होते हैं। कौन कौन से, आओ देख लेते हैं जरा। सबसे पहले आता है हमारा सीरस, उसके बाद सीरोस्ट्रेटस आता है, ठीक है, जिसकी ऊंचाई कितनी होती है, सामान्यतः ये कितनी ऊंचाई पे पाया जाता है, तो 7,000 से 14,000, मतलब अगर धरातल से देखेंगे, पृथ्वी के तल से, समुद्र तल से, ठीक है, तो 7,000 से 14,000 तक ऊंचाई पर इस प्रकार के जो मेघ हैं वो पाए जाते हैं। कौन कौन से, सीरस, सीरोस्ट्रेटस और सीरो क्यूम्यूलस, ठीक है, आप इसको पढ़ोगे क्यूमिलस, देखो यहाँ पे क्यूमिलस, बराबर। तो ये 3 प्रकार के मेघ यहाँ पर इतने हिस्से में पाए जाते हैं। और 2,000 से 7,000 तक कौन से प्रकार के मेघ पाए जाते हैं, तो अल्टोस्ट्रेटस और ऑल्ट्रोक्यूमिलस, ओके। और 2000 से कम, ठीक है, 2000 से कम में कौन से मेघ पाए जाते हैं, तो वो पाए जाते हैं स्ट्रेटो क्यूमुलस और स्ट्रेटस, और दूसरा यहाँ पे आ जाएगा हमारा निम्बो स्ट्रेटस, ठीक है। तो ऐसे आपको याद करके रखना पड़ेगा। और लास्ट में देखिएगा, इसका विस्तार अधिक बहुत कम होता है, ये 2 प्रकार के जो मेघ है, क्यूमुलस और क्यूम्यूलोनिम्बस, ठीक है। तो ये 10 प्रकार के मेघ हैं जिनके बारे में हमें यहाँ पे पूरा एक एक करके स्टडी करना है, ठीक है। आइए बच्चों, अब हम जरा इसके बारे में समझ लेते हैं। आइए देखिए, होता क्या है कि वातावरण के सूक्ष्म कणों के आसपास संघनन होता है। संघनन से तैयार हुए मेघ में स्थित जल के कण, हिम के कण अत्यंत सूक्ष्म होने से करीब भारहीन अवस्था में होते हैं, इसलिए मेघ वायु में तैरते रहते हैं। आप लोग सोचते होंगे ना कि ये बादल क्यों वायु में तैर रहे हैं, इसी कारण है। देखते हैं ना हम लोग, बादल इधर से उधर, उधर से इधर, ये लोग घूमते रहते हैं। तो इसी के कारण क्या होता है, देखो, संघनन में जो तैयार हुए मेघ है ना, तो उसमें स्थित जो जल के कण है, ठीक है, और हिम के कण, जल या फिर हिम के कण अत्यंत सूक्ष्म होने से करीब करीब वो क्या होते हैं, भारी होते हैं, वो काफी छोटे छोटे होते हैं, जिसके कारण उनका कुछ भी वेट नहीं होता, कुछ भी भार नहीं होता। और भार ना होने की वजह से जो मेघ है वो वायु में, यानी कि जो आकाश है उसमें वो तैरते रहते हैं। अच्छा, ठीक है। वर्षा की बूंदे, देखो यहाँ पे वर्षा की बूंद है, आप देखेंगे आपको समझ आएगा। ये मान लीजिए एक वर्षा की बूंद है, ठीक है। अब इसमें देखना सूक्ष्म कण, देखो सूक्ष्म कण ये है, और संघनन से तैयार मेघ में जल के कण, देखो भैया ये है, ठीक है। तो इसी के कारण वो तैर रहे थे। ओके, समझ आया आप सभी लोगों को। मान लो ये पूरा हमारा 5 मिमी का, मतलब ये इसका व्यास है पूरा, ठीक है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक इसका क्या है, डायमीटर, ओके। ये 5 mm का है। तो इसमें देखिएगा क्या होगा, इसमें सूक्ष्म कण इतने होंगे, तो संघनन से तैयार जो मेघ में जल के कण है ना, तो वो कितने होंगे, इतने होंगे। इस प्रकार से ये होते हैं। अच्छा, समझ में आ गया, समझा कि नहीं आप सभी लोगों को। एक बार फिर से पढ़ लो, समझ जाएगा। देखो, वातावरण में सूक्ष्म कणों के आसपास संघनन होता है। संघनन से तैयार हुए मेघ में स्थित जल के कण, हिम के कण अत्यंत सूक्ष्म होने से करीब करीब भारहीन होते हैं, और वो इसलिए तैरते रहते हैं, ठीक है। अब आइए मैं जरा आपको आगे लेकर के चलूं देखो, क्या होता है कि सूर्य की उष्मा से भूमि एवं जल गर्म होते हैं, ठीक है। सतह के पास की वायु गर्म होती है, फैलती है, और वायु का घनत्व कम होता जाता है, और गर्म हवा ऊंचाई पर जाने लगती है। ऊंचाई पर जाते समय वायु का तापमान कम होने पर वायु की वाष्प धारण क्षमता कम होने लगती है, सापेक्ष आर्द्रता बढ़ती है। कहने का मतलब क्या है, देखो, जैसे सूर्य आएगा, है ना, इसके कारण क्या होता है, जो हमारा जल है, भूमि और जल गर्म होता जाता है, और गर्म होने के साथ साथ जब वो गर्म होगा वहां का, ठीक है, तो उसके साथ जो वायु है उसके
आसपास, वो भी गर्म होगी और गर्म होकर के ऊपर जाएगी। याद रखना, गर्म हवा हमेशा ऊपर की तरफ जाती है, ठीक है, और ऊपर जाने के बाद वो ठंडी हो जाती है। प्लानिटरी विंड्स आप लोगों ने पढ़ा होगा, प्लानिटरी विंड्स को हिंदी में क्या कहते हैं, अभी आएगा मैं आपको बताऊंगी, ठीक है, चिंता मत करो। तो यहाँ पर क्या बोला कि वो ऊपर जाने लगती है और ऊपर जाने के बाद वो क्या होती है, ऊंचाई पर जब जाएगी ना तो मतलब धीरे धीरे करके वो ठंडी होती जाएगी। जब ऊंचाई पर जाएगी तो ऊंचाई पर जाने के साथ ही उसकी जो वाष्प धारण क्षमता है ना वो कम होने लगती है, और वाष्प धारण क्षमता अगर कम होती है तो सापेक्ष आर्द्रता भी क्या होती है प्यारे दोस्तों, वो बढ़ती है, ठीक है। वायु में स्थित वाष्प का जल के कणों एवं हिम के कणों में रूपांतरण होने लगता है, यानी जब उसकी क्या होगा, जब सापेक्ष आर्द्रता बढ़ेगी, है ना, तो वायु में स्थित जो वाष्प का जल के कणों, मतलब जो वाष्प है, ठीक है, अब वो क्या होगा, वो जल के कण बन जाएगा या फिर हिम यानी क्या होता है, बर्फ, ठीक है, तो वो कणों में उसका रूपांतरण होने लगता है और यही उस वायु का क्या है, ओस बिंदु तापमान कहलाता है। जो हमने यहाँ पे देखा था ना ओस बिंदु तापमान, यही होता है कि वो अब क्या होगा, वो ना मतलब ऐसा उसका टेम्परेचर हो जाएगा, ऐसा उसका तापमान हो जाएगा, ऐसी स्थिति हो जाएगी कि अब वो या तो जल के कण या फिर हिम के कणों में उसका रूपांतरण होने लगता है और इसी को क्या कहा जाता है, ओस बिंदु तापमान कहलाता है। मैंने बताया था ना कि जब सापेक्ष आर्द्रता कितनी होगी, 100% होगी, सापेक्ष आर्द्रता कितनी होगी, 100% होगी, तो उस टाइम पे जो हमारा मतलब वायु है ना, वो ओस बिंदु तापमान पे चला जाता है। तो बात यहाँ पे वही बात बताई गई है, ठीक है। आकृति 3.8 में देखो, 3.8 कहाँ पर था, इधर आगे है, दिखाऊंगी आपको, ठीक है। ओस बिंदु तापमान का स्तर भी ऊंचाई एवं वाष्प के अनुपात पर निर्भर रहती है, यानी वो उस बिंदु का जो तापमान का स्तर है, ठीक है, स्तर भी ऊंचाई एवं वाष्प के अनुपात पर निर्भर रहता है, यह भी ध्यान में आपको रखना है। अच्छा, ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं, मुझे पता है इसके थोड़े लैंग्वेजेस थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हैं, बट डोंट वरी, आप धीरे धीरे सारी चीजें समझ पाओगे, ओके, चिंता मत करो। अब देखो यहाँ पे कुछ और बातें हम समझते हैं। देखो, संघनन के कारण क्या होता है, वातावरण में अधिक ऊंचाई पर सूक्ष्म जल कण एवं हिम के कण वायु में तैरने लगते हैं, यानी कि संघनन, देखो अब क्या होगा, संघनन होगा, है ना, तो इसके कारण जो वातावरण में अधिक ऊंचाई पे, एकदम अधिक ऊंचाई की अगर मैं बात करूं तो वहां पे क्या होगा, जो छोटे छोटे जल के कण होते हैं या फिर जो हिम के कण होते हैं, है ना, वो क्या होते हैं, वायु में तैरने लगते हैं। वायु में स्थित धूल के कणों के आसपास वे एकत्र हो जाते हैं और आकार में बड़े होने लगते हैं, यानी कहने का मतलब क्या है, वो अभी तैर रहे हैं, तो जो धूल के, क्योंकि धूल के भी तो कण होते हैं ना हमारे आसपास, तो वो उसके साथ मिलते जाते हैं और फिर वो धीरे धीरे करके बड़े होने लगते हैं, और इस समुच्चय को हम क्या कहते हैं, मेघ कहते हैं। यानी जो आप बादल देखते हो ना, बादल जो बन रहे हैं उसमें देखो धूल के कण भी होते हैं और जल के भी कण होते हैं, वाष्प क्या था, हिम के भी कण होते हैं, है ना। वायु के जोरदार ऊर्ध्वगामी प्रवाह के कारण वे तैरते रहते हैं, यानी जो वायु है वो ऊपर की तरफ जाने की हमेशा कोशिश करती है, तो उसके प्रवाह के कारण हमें लगता है कि बादल जो है वो तैर रहे हैं, इधर से उधर, इधर से उधर, ठीक है। जिस प्रकार पतंग क्या होता है, जब वो विशिष्ट ऊंचाई पर चला जाता है, एक ऊंचाई पे, पहले तो उसको हम ऊंचाई पे भेजते हैं, मांझा छोड़ते हैं, जा 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 और ऊपर, है ना, फिर अधिक ऊंचाई पे जाने के बाद क्या होता है, कैसे वो लहराने लगता है, फिर हमें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ती, हमारा पतंग उड़ता रहेगा, ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार से बादलों के साथ भी होता है बच्चों कि मेघ भी ऊर्ध्वगामी प्रवाह के कारण क्या होते हैं, वायु में तैरते रहते हैं, ठीक है। समुद्र तल से अलग अलग ऊंचाइयों पर मेघ पाए जाते हैं। अगर हम समुद्र तल से बात करें, सी लेवल होता है, जब भी हमें जमीन की ऊंचाई मापनी होती है ना कि कितने ऊपर है कौन सी चीज, ठीक है, स्ट्रेटोस्फीयर कितने ऊपर है, तो आप क्या करोगे, जो समुद्र तल होता है ना वहां से उसकी ऊंचाई को मापा जाता है, ठीक है। तो समुद्र तल से अलग अलग ऊंचाई पर जो मेघ है वो बनते हैं। अत्यधिक ऊंचाई पर बनने वाले मेघ क्या होते हैं, कई बार सूक्ष्म हिम कणों से ही बनते हैं, यानी जो छोटे छोटे हिम के कण होते हैं, बर्फ के कण, उससे ही बनते हैं, है ना। मेघों में संघनन एवं वाष्पीभवन की प्रक्रिया होती रहती है। जो हमारे बादल होते हैं इसमें कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं, तो वाष्पीभवन और संघनन की प्रक्रिया होती रहती है। वाष्पीभवन तो आपको पता है ना, वाष्प का उड़ करके ऊपर जाना, तो मेघों में भी जल और हिम के कणों में हलचलें होती रहती है, बिल्कुल सही है। पृथ्वी पर होने वाली वर्षा विशिष्ट प्रकार के मेघों से होती है, ठीक है। आप सोचो कि सारे के सारे मेघ बारिश करते हैं, तो ऐसा नहीं है, विशिष्ट प्रकार के जो मेघ होते हैं ना उनसे ही बारिश होती है। जैसे अभी भी अगर आप बाहर जाओगे आपको कोई ना कोई बादल दिख जाएंगे, लेकिन उनसे बारिश हो रही है क्या, नहीं, है ना। कुछ बादल ऐसे होते हैं जो बारिश करते हैं, सारे के सारे बादल नहीं करते, ठीक है। तो वही बात है, वाष्प का प्रमाण भूमि की सतह के पास अधिक होता है। अच्छा, समुद्र तल से ऊंचाई के अनुसार वाष्प का प्रमाण कम होता जाता है। इसके कारण कम ऊंचाई वाले मेघ आकार में कैसे होते हैं, बड़े होते हैं। क्यों बड़े होते हैं, वो इसीलिए बड़े होते हैं, सुनो, कि वाष्प का जो प्रमाण है ना, मतलब उसकी जो क्वांटिटी है, उसकी जो मात्रा है, वो भूमि की सतह के पास क्या होती है, अधिक होती है। यहाँ पर अगर मैं भूमि की बात करूं, धरती की बात करूं, तो इसके सतह, इसके आसपास का जो वायु रहेगा,
ठीक है, वाष्प रहेगी वो ज्यादा होती है ना। अगर ऊपर जाएंगे तो वहां पे वाष्प की मात्रा कम होती है। इसीलिए तो यहाँ पर बोला कि इसके कारण जो कम ऊंचाई वाले मेघ होते हैं वो आकार में बड़े होते हैं, क्योंकि जितनी ज्यादा वाष्प रहेगी उतने ज्यादा बादल बनेंगे। ठीक है, और अधिक ऊंचाई वाले मेघ आकार में कैसे होते हैं, जो ऊपर के, देखो जो निचले वाले बादल होते हैं ना वो कैसे होते हैं प्यारे बच्चों, बड़े बड़े होते हैं। हम देखते हैं ना, अरे नीचे बादल छा गए, इतने बड़े बड़े बादल छा जाते हैं और उनसे बारिश हो जाती है। लेकिन वहीं अगर मैं ऊपर वाले बादलों की बात करूँ, एकदम जो ऊपर होते हैं वो ज्यादा बड़े नहीं होते, वो छोटे छोटे ही होते हैं। अगर आप यहाँ पर देखोगे आपको समझ आएगा। लो यहाँ पे देखो बादल, देखो ऊंचाई पे, अधिक ऊंचाई पे देखते रहे ना। लो देखो, देख रहे हैं आप लोग, देखिए जो नीचे वाले बादल है वो बड़े बड़े दिखाई दे रहे, ऊपर जाते जाते छोटे, देख रहे हो, देखो। तो ये अलग अलग प्रकार के जो बादल है ना, उनके मतलब अलग अलग टाइप्स हैं। ठीक है, आइए ये अलग टाइप के हमने देख लिए। वातावरण में मेघों की उत्पत्ति अलग अलग ऊंचाइयों पर होती है। इन मेघों का निरीक्षण करने पर ऊंचाई के अनुसार उनके तीन प्रमुख बताए जा सकते हैं। ठीक है, तीन प्रकार बता सकते हैं। एक तो कम ऊंचाई वाले, दूसरे मध्यम ऊंचाई वाले, तीसरे अधिक ऊंचाई वाले। वैसे देखोगे तो 10 प्रकार है, लेकिन ऐसे करके इनको डिवाइड किया जा सकता है कि कम ऊंचाई वाले, मध्यम ऊंचाई वाले और सबसे अधिक ऊंचाई वाले। वही बात यहाँ पे बताई गई है ना। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, मेघों की ऊंचाई करीब 7,000 से 14,000 मीटर के बीच होगी तो उन्हें हम क्या कहेंगे, अत्यधिक ऊंचाई वाले मेघ हैं। ठीक है, यानी सबसे ऊपर वाले 7,000 से 14,000। और अगर 2,000 से 7,000 के बीच में होगी तो हम क्या कहेंगे, वो मध्यम ऊंचाई के मेघ कहेंगे। और अगर 2,000 से भी कम हुई तो बोलेंगे मतलब बहुत ही कम ऊंचाई के मेघ है। ठीक है, देखो कम ऊंचाई के ये मेघ है अगर 2,000 मीटर से भी कम हुई तो याद रखिएगा, अत्यधिक ऊंचाई वाले जो मेघ होते हैं, जो बादल होते हैं, वो उनकी ऊंचाई कितनी होती है, 7,000 से 14,000 तक रही तो हम बोलेंगे वो अत्यधिक ऊंचाई है। लेकिन अगर 2,000 से 7,000 के बीच में रही तो हम बोलेंगे कि ठीक है, इतना पर्याप्त है ना, मध्यम ऊंचाई है। और अगर 2,000 से भी कम रहा तो फिर हम क्या कहेंगे, ये तो बहुत, मतलब 2,000 से कम रहा तो हम कहेंगे ये इसका मतलब इसका ऊंचाई कुछ है ही नहीं, ये थोड़ा सा ही कम ऊंचाई के मेघ इसको कहेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप तीन टाइप्स इसके कर सकते हो, 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड कर सकते हो। बाकी इसके अलग अलग टाइप्स तो हमने देखे ही है ना। इसके अंदर ये 3 टाइप्स आ जाते हैं, इसके अंदर 2 आते हैं, इसके अंदर 3, अगेन यहाँ पे इसके अंदर 2 आ जाते हैं। इस प्रकार से कुल मिलाकर के हो जाते हैं हमारे 10। ओके, चलिए हम सभी मेघों के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब आप लोगों का ध्यान होना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि मेघों के प्रकार पढ़ने में दिमाग लगेगा। आपको यहाँ पे कुछ कुछ नंबर्स दिखाई देंगे जिन्हें आपको याद करना पड़ेगा, कुछ अलग अलग से नाम भी दिखाई देंगे, तो डोंट वरी, बता रही हूँ आप लोगों को। देखो इन मेघों में क्या होता है, हिम स्फटिकों का प्रमाण अधिक होता है। अब आप बोलेंगे हिम स्फटिक क्या है, तो वही जो बर्फ के कण होते हैं ना, ठीक है, आइसबर्ग बोल सकते हैं, तो वही जो बर्फ का यहाँ पे चेंज हुआ था ना, वो इन मेघों में ज्यादा हमें देखने के लिए मिलता है। इनका वर्गीकरण कैसे किया जा सकता है, तो सीरस, फिर सीरोक्यूमुलस और सीरोस्ट्रेटस, इस प्रकार से इनका वर्गीकरण किया जाता है। सीरस क्या होता है, मुख्यतः कैसा होता है, तंतुमय होता है। तंतुमय यानी तंतुमय का मतलब क्या होगा, कुछ ऐसा, अगर आप देखोगे आपको समझ आएगा, यानी कि ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये देखो, मतलब आपको ये जैसे तंतुमय कैसा, जैसे धागा जैसा नहीं होता है, वैसे आपको ये वाला मेघ आपको दिखाई देगा। ओके, अच्छा आगे का बताओ, आगे देख लेते हैं जरा। यह कैसा होता है, तंतुमय होता है। और सीरोक्यूमुलस मेघों का स्वरूप छोटी छोटी लहरों की समूह की तरह दिखाई देता है। देखिए ये तो हमने सीरस का देखा कि सीरस तंतुमय होता है, लेकिन जो सीरोक्यूमुलस यानी कि ये वाला जो मेघ होता है ना, वो कैसा होता है, तो वो छोटी छोटी लहरों, जैसे समुद्र के अंदर कैसी लहरें हमें छोटी छोटी आती हुई दिखाई देती है, तो वैसे ये लहरों की तरह दिखाई देगा। और ये जो सीरोस्ट्रेटस है ना, ये आपको जैसे चादर पे कैसे जब हम ओढ़ करके सोते हैं तो कैसे उस पे सिलवटें पड़ जाती हैं, तो वैसा ये दिखाई देगा, सिलवटों। ठीक है, ऐसा लगेगा कि उसके चादर पे जैसे सिलवटें पड़ जाती है ना, वैसे ही बादल में भी आपको ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, और इसके आसपास कई बार प्रभा मंडल दिखाई देता है। प्रभा मंडल का मतलब क्या हुआ, है ना। तो प्रभा मंडल अगर मैं आप लोगों को बताऊं, जैसे हम देखते हैं ना कि अगर हम किसी देवी देवता को देखते हैं, किसी भगवान जी को, तो आप लोग देखते होंगे कैसे उनके सिर के उनके पीछे ऐसे करके बना हुआ होता है ना। किसी अगर भगवान को दिखाया जाता है तो जब वो खड़े हुए होते हैं ना, तो ऐसा उनके आसपास से कैसे प्रकाश निकल रहा होता है, उनके ये सिर के ऊपर ये पीछे इस प्रकार से लगाया जाता है, और ऐसा लगता है ये बहुत ज्यादा प्रकाशवान हो रहा है, तो उसी को हम प्रभा मंडल कहते हैं। तो यहाँ पर ना हमें प्रभा मंडल देखने के लिए मिलता है इन बादलों के आसपास। ठीक है, अच्छा, तो ये हमारा क्या था, ये हमारे अधिक ऊंचाई वाले मेघ थे। अब हम थोड़ा मध्यम ऊंचाई वाले मेघों की चर्चा कर लेते हैं। तो इसमें देखिएगा 2 टाइप्स आ जाते हैं, एल्टो स्ट्रेटस और ऑल्टो क्यूमुलस। अच्छा देखते हैं, तो इसमें ये दोनों मेघ आते हैं। ठीक है,
अब जो आपका ऑल्टो क्यूमुलस स्तर के स्वरूप में होते हैं और इनकी रचना तरंगों की तरह दिखाई देती है। मतलब ये वाले जो है ना, ये कैसे होते हैं, स्तर जैसा, यानी एक एक के बाद एक ऐसा आपको दिखाई देगा। और इनकी रचना कैसी होती है, तरंगों जैसी। तरंग आप देखते हैं ना, तरंग, ठीक है, तो वैसी होती है। कई बार ये कैसे होते हैं, सफेद रंग के होते हैं और इनमें धूसर रंग की छटाएं होती है। धूसर यानी क्या होता है, ग्रे। ग्रे यानी ग्रे मतलब भूरा जैसा कुछ, ठीक है, वैसा। और अल्टो स्टेटस, ये तो अल्टो क्यूमुलस की बात की गई थी। और जो ये अल्टो स्टेटस मेघ है ना, ये क्या होते हैं, कम चौड़े होते हैं, ज्यादा चौड़े नहीं होते, ये नैरो ही होते हैं, ठीक है। और इनमें से क्या होता है, सूर्य दिखता है, यानी आपको ऐसा लगेगा जैसे एक पर्दा होता है ना कि पर्दे के आर पार दिखे, तो वैसे ही ये वाले जो मेघ होते हैं ना, इनसे आप सूर्य को देख सकते हो। मतलब ये बादल छाए रहेंगे, आप ऐसे देखोगे आपको सूरज दिख जाएंगे, ठीक है। और सूर्य दुधिया कांच में से देखने जैसा लगता है, यानी वो बादल छाए हुए आप यहाँ से देख रहे हो, दिख जाएंगे सूरज जी, अरे हाँ वहां पर है, ठीक है। ऐसा लगेगा जैसे उनका कलर जो है दूध दूध जैसा हो गया, तो वही यहाँ पे बोला गया है, जैसे दूध के कांच से हम सनग्लास लगा करके देख रहे हैं, आपको ऐसा लगेगा। अच्छा, अब कम ऊंचाई वाले मेघ जरा हम देख लेते हैं। ओके, तो इनमें 5 अलग अलग प्रकार के मेघ हैं, है ना। देखो इसमें, अरे आओ आओ आओ, कम ऊंचाई वाले मेघ, हाँ, यहाँ पे देखो, ये देखो कम ऊंचाई वाले मेघ। इसमें 1 2 3 4 5, ये 5 अलग अलग प्रकार के मेघ हैं, ठीक है। तो इनके बारे में हम जरा देख लेते हैं, जिसमें से 2000 से कम ये होते हैं और ये इनका विस्तार बड़ा कम होता है, क्यूमुलस और क्यूम्यूलोनिम्बस, ठीक है। आप देख लेते हैं इनके बारे में हम। तो यहाँ पे देखिएगा कि इनमें 5 अलग अलग प्रकार के मेघ होते हैं। स्ट्रेटोक्यूमुलस मेघों में परतें होती हैं, उनका रंग सफेद से लेकर के भूरा होता है। इनमें अनेक मेघों के झुंड दिखाई देते हैं। स्ट्रेटस मेघों में भी परतें, सबके देखो सारे मेघों के बारे में बताया जा रहा है कि ये वाला जो मेघो है स्ट्रेटो, मतलब ये वाला जो बादल रहेगा स्ट्रेटोक्यूमुलस मेघों में कैसा होता है, परतें होती हैं, स्तर होते हैं। अच्छा, परतें होती हैं और इनका रंग कैसा होता है, सफेद से लेकर के भूरा तक हो सकता है, राइट। और इनमें अनेक मेघों के झुंड दिखाई देते हैं, यानी एक साथ आपको झुंड जैसा दिखाई देंगे। और स्टेटस मेघों में भी परतें पाई जाती है। और जो ये तो स्टेटस क्यूमुलस की बात की गई थी, अब जो आपके स्टेटस मेघ है उसमें भी परतें पाई जाती हैं। इनका रंग कैसा होता है, राख के जैसा काला होता है। और नीचे की ओर कैसे होते हैं, ये समतल होते हैं, ठीक है, समतल। और निम्बो स्टेटस मेघों की परतें कैसी होती है भैया, मोटी होती है और ये गहरे राख रंग की होती है, मतलब काफी ज्यादा राख, राख आप देखा होगा कितने काले होते हैं वैसे। और इनसे क्या होती है, रिमझिम बारिश होती है, रिमझिम रिमझिम बारिश हुई। ये देखो, आप दिखाऊं मैं, ये देखो, कहाँ गया भैया, आजा। देख रहे हो, गहरे काले रंग की, इन्हीं से तो बारिश होती है। जब ऐसे बादल रहते हैं, ऐसे ऐसे बादल दिखते हैं हमसे, हमको उनसे बारिश होती हुई दिखाई नहीं देती। लेकिन जब बादल काले छाते हैं ना, हाँ, तब लगता है अब यहाँ पे बारिश तो आने वाली है। तो समझ लो ये वही मेघ है, ठीक है प्यारे बच्चों। अच्छा चलो, यहाँ तक समझ गए। स्ट्रेटोक्यूमुलस के बारे में बता दिया मैंने, स्टेटस भी बता दिया आप लोगों को, वो राख के रंग का होता है ना। और ये निम्बो स्टेटस भी मैंने बता दिया, ये गहरे काले रंग का होता है, गहरे राख के रंग का होता है। अब उसके बाद ये जो क्यूमुलस, देखो क्यूमुलस और ये जो क्यूमुलोनिम्बस ये बादल है ना, इनके बारे में हम जरा देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करने वाले हैं क्यूमुलस मेघ की। तो ये मेघ धरातल से कितनी ऊंचाई पर होते हैं, तो 500 से 600 मीटर की ऊंचाई के बीच ऊर्ध्व विस्तार वाले होते हैं, यानी ऊपर की तरफ ऐसे जाते हुए दिखाई देंगे। और वायु का जोरदार ऊर्ध्वगामी प्रवाह इन मेघों की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है। यानी जब वायु अचानक से ऊपर की तरफ जाता है तो समझो ये वाले मेघ फॉर्म होते हैं। ये मेघ विशाल और गुंबद आकार के जैसे होते हैं, बहुत बड़े होते हैं और गुंबद जैसा होते हैं। गुंबद जैसे आपने देखा होगा, गुंबद होती है ना, ठीक है, छत वगैरह, तो वही ये मेघ विशाल और गुंबद के आकार के होते हैं। इनका रंग कैसा होता है, धूसर, यानी वही ग्रे कलर का होता है, ठीक है। क्यूमुलस मेघ सुहाने मौसम के द्योतक होते हैं, यानी जब ये वाला मौसम छाता, ये वाला जब मेघ छाते तो हम कहते हैं ना, अरे कितना सुहावना मौसम, मतलब जो धूप है ना वो पूरी की पूरी छिप जाती है, तो इसलिए इसको सुहावना मौसम हम बोल सकते हैं। इन मेघों का ऊर्ध्व विस्तार कभी कभी इतना बढ़ जाता है कि उनका क्यूम्यूलोनिम्बस मेघों में परिवर्तन हो जाता है। समझ में आया, यानी जब ये बहुत ज्यादा इनका विस्तार हो जाएगा तो दूसरे प्रकार के मेघ बन जाएंगे, जो है क्यूम्यूलिनिम्बस, ठीक है, जो काफी खतरनाक होते हैं। और बिजली किनसे कड़कती है, इन्हीं से कड़कती है, देख रहे हो, ये देखो, ये है आपका क्यूम्यूलोनिम्बस मेघ और यहाँ से देखो कैसे बिजली कड़क रही है, ठीक है। इसमें धनायन होता है, ऋणायन होता है ना, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज होता है और निगेटिव चार्ज होता है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक में कैसे पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज होता है ना, दोनों के संपर्क में आने से इलेक्ट्रिसिटी का कैसे निर्माण होता है, तो समझिए कि ऐसा ही कुछ होता है। पॉजिटिव और ऋणात्मक इसमें होते हैं, पॉजिटिव एंड
पॉजिटिव चार्ज होता है और जो निगेटिव चार्ज है वो होते हैं, और तभी जाके बिजली कड़कती हुई दिखाई देती है। देखते हैं ना हम लोग कि बिजली कड़कती है, एक ही बार अचानक से उजाला होगा, और कई बार तो बिजली गिर भी जाती है, ठीक है, और कितना नुकसान करके चली जाती है। समझ में आ रहा है आप सभी लोगों को? तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। अब ये जो क्यूम्यूलोनिम्बस मेघ है, इसके बारे में हम देख लें तो ये विशिष्टता पूर्ण मेघ आंधी के द्योतक है, ठीक है। ये वाली जब मान लो ये वाला बादल आपको दिखाई दे, समझ लेना आंधी आने वाली है, ठीक है। ये मेघ काले रंग के होते हैं और बहुत घने होते हैं, ठीक। यहाँ पर जो हमने देखा था ना, ये देखो ये मेघ आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये किसी पर्वत की तरह दिखाई देते हैं, ओके। और इनका ऊपरी भाग कैसा होता है? निहाई की तरह समतल होता है। निहाई की तरह समतल मतलब क्या? निहाई यानी आप लोग जानते हो, अगर मैं आप लोगों को ये मेघ दिखाना चाहूँ तो देखो इसका जो ऊपरी वाला भाग है कैसे ये समतल है, निहाई के जैसा। निहाई मतलब जैसे कि अगर आप लोगों ने देखा होगा, वैसे तो नहीं देखा है, जो लोहार लोग होते हैं, मान लीजिए आपको कुछ लोहे की चीज बनानी है तो किसके ऊपर रख करके उसको बनाया जाता है? तो एकदम समतल सा एक लोहे का रहेगा, उसके ऊपर रख करके उसको बनाया जाता है, उसको नुकीला किया जाता है, तो वही आपका निहाई है ना। तो ये निहाई की तरह कैसे होते हैं भैया? समतल होते हैं ऊपर से। तो वही बात यहाँ पे बताई गई थी जो मैं आप लोगों को इधर पढ़ करके बता रही हूँ, ठीक है। और इन मेघों में गड़गड़ाहट होती है और बिजली भी चमकती है। तो आपसे पूछा जाएगा कि बिजली बताओ कौन से प्रकार के मेघ में चमकती है, तो बता देना क्यूम्यूलोनिम्बस, ठीक है, मेघ। अच्छा, और बताओ और क्या होता है? इस मेघ से ना आंधी तूफान के साथ बारिश भी होती है, और कभी कभी तो ओले भी गिरते हैं, ठीक है। ओले गिरते हैं ना, ओले मतलब ऐसा पत्थर जैसा, बर्फ जैसा रहेगा, गिरेंगे, सिर पे गिरे तो सिर ही फूट जाएगा, ठीक है। पर यह वर्षा अधिक समय तक नहीं रहती है ना, ये वर्षा ज्यादा समय तक नहीं रहती। ज्यादा समय तक बिजली कड़कती है क्या? नहीं, वो सामान्य वाली बारिश ज्यादा देर तक होती है। आकाश में सबसे बड़े क्यूम्यूलोनिम्बस मेघों से बिजली की गड़गड़ाहट के साथ वर्षा होती है, बिल्कुल सही है। इन मेघों में ऊपरी भाग में क्या होता है? धनायन होता है, तथा निचले भाग में कैसा होता है? ऋण आयन होता है, ठीक है, ऋण होता है। ऋण का प्रभाव होता है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज ऊपर होता है, निगेटिव चार्ज नीचे होता है। अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, आप देख पाएंगे, देखिए यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं? देखो ये सभी निगेटिव चार्ज है, देख रहे हो, निगेटिव माइनस दिखाया जा रहा है, और यहाँ पर क्या होता है? ये पॉजिटिव चार्ज होता है। इसके विपरीत जो हमारा धरातल है, इसके आसपास पॉजिटिव चार्ज होता है, तभी तो ये निगेटिव चार्ज पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है, और ये जो बिजली है चमक जाती है हमारे धरती के ऊपर, ठीक है। हाँ चलो आगे बढ़ते जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं इसको। तो इसके निचले जो नीचे की भूमि जो है वो हमेशा धन प्रभार लिए हुए है। हमारी जो भूमि है उसके पास धन प्रभार है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। प्रभारों के अंतर के कारण क्या होता है? जो विद्युत भार का निर्माण होता है और बिजली चमकती है, ठीक है। आकाश में बिजली कौंधती है और आकाश कैसा हो जाता है? प्रकाशमय हो जाता है। ऐसा लगता है अचानक से लाइट आ गई है ना। बिजली सबने देखा होगा, चमकता होगा। अन्य मेघों की अपेक्षा इन मेघों से गिरने वाले पानी की बूंदें कैसी होती है? बड़ी होती हैं, क्योंकि इन मेघों के अंदर ही अंदर ये बूंदें तैरती हैं और बड़ी होती जाती है, और बड़ी होते ही क्या होता है कि ये इतनी भारी हो जाती है कि मेघों में तैर नहीं पाती, और फिर ये नीचे गिर जाती है। तो ये पूरा प्रोसेस यहाँ पे चलता रहता है। और कभी कभी मेघों में वायु बड़ी ठंडी होती है, इसलिए ये बूंदें जम जाती हैं, और क्या होता है? और ओलों के रूप में जमीन पे गिर जाती है, बर्फ के रूप में, और इन्हें हम क्या कहते हैं? ओलावृष्टि कहते हैं। आप लोगों ने सुना होगा, कहते हैं अरे उस क्षेत्र में ना ओलावृष्टि हुई थी। तो यही तो है कि बर्फ जो है काफी ठंडा होकर के मतलब जो पानी है वो काफी ठंडा होकर के बर्फ जैसा बन गया, और फिर वो नीचे की तरफ आ जाता है, ठीक है। यस, तो यहाँ पर आपका ये पार्ट होता है प्यारे बच्चों समाप्त, ओके। हाँ चलिए, क्या तुम जानते हो, ये पढ़ लेना एक बार। आओ मैं पढ़ के बता दूं कि मेघों का फटना वर्षा का एक प्रकार है ना। कहते हैं ना कि बादल फट गया, बादल फट गया, तो बादल फट गया मतलब क्या? बादल फट गया, अरे ये वर्षा का एक प्रकार है, समझे। और तीव्र ऊर्ध्वगामी वायु के कारण जमीन की ओर से आने वाली वर्षा की बूंदें मेघों में ही थम जाती हैं, और फिर क्या होता है? इन बूंदों का ओलों में रूपांतरण हो जाता है। परिणामतः मेघ का वजन बढ़ जाता है, और इस वजन को ऊर्ध्वगामी हवाएं वहन नहीं कर पाती। जो ऊपर हवाएं जा रही है वो ऊपर लेकर के नहीं जा पाती, और इसके कारण क्या होता है? ऐसे समय में ओलों के साथ साथ मूसलाधार बारिश होती है, और इसे ही क्या कहते हैं? मेघों का फटना कहते हैं। आप लोगों ने बहुत सुना होगा, कहते हैं अरे बाप रे वहां पे ना बादल फट गया था, खूब बारिश हुई, बहुत जल्दी, मतलब बहुत नुकसान हो गया, बादल फट गया था। तो यही है कि वो जो ओलों का निर्माण हो गया, ठीक है। अब वो जो हवा जा रही थी ऊपर उसको नहीं कैरी कर पाई, इसके कारण क्या हुआ? जमीन पे गिर गई, और उसके साथ खूब भयानक बारिश हुई, है ना। किसी छोटे अथवा विशिष्ट भूभाग पर लगभग 100 मिलीमीटर सम 100 मिमी यानी mm या इससे भी अधिक वर्षा होती है। मुख्यतः पर्वतीय क्षेत्र में मेघों के फटने की क्रिया अधिक पाई जाती है ना।
और भारत के हिमालय पर्वतीय प्रदेश में अवस्थित राज्यों में इस प्रकार की मूसलाधार वृष्टि अधिक दिखाई देती है। जो पर्वतीय क्षेत्र है वहां पर ज्यादा ये देखने के लिए मिलती है, हिमालय वगैरह के, है ना। हमारे यहाँ पे तो कभी हुआ नहीं, है ना, तो वो देखने के लिए मिलता नहीं है। तो ये हो गया आपका पार्ट यहाँ पे समाप्त। देखो मैंने सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से पढ़ा दी है, तो बस अब आपका काम है पढ़ने का। बाकी कुछ समझना है तो कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, और वीडियो कैसा लगा ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर सच्ची में अच्छा लग रहा है तो लाइक कर सकते हो, बाकी ना अच्छा लगे तो आपकी मर्जी, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय एवरीवन।